नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं लॉ फॉर द लेमैन, एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज जिसके अंदर हम लॉ को इजी और रिलेटेबल भाषा में बताएंगे। ये एक एमिटी लीगल लिटरेसी और आउटरीच कमेटी का इनिशिएटिव है। मैं रौनक कुमार सिंह, इसका वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथ हैं मैं आदित्य शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ एमिटी लीगल लिटरेसी एंड आउटरीच कमेटी। तो आज हमारे साथ पहले एपिसोड में मौजूद हैं न्यायमूर्ति पूर्व न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश टंडन जी। तो पहले एपिसोड में आप आए और हमारे कमेटी का जो शुरुआत है लॉ वर्स और सीरीज का नाम है, जैसा कि रौनक ने बोला, लॉ फॉर द लेमैन। हम चाहते हैं कि इस सीरीज में लॉ के स्टूडेंट्स रहें, आप जैसे अनुभवी लोग, जजेस हुए, वकील हुए, जो ऐसा कुछ बच्चों को बता के जाए जिससे आगे चल के उनकी हेल्प हो। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी से। क्या फैमिली में आपका कुछ बैकग्राउंड जो है वो लॉ से रिलेटेड था, या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या शुरू से एक सपना था आपका कि आपको लॉ फील्ड में आना है और एक जज बनने का सपना था शुरू से? नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो लीगल फील्ड का ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये वास्तव में एक पब्लिक के लिए, लेमैन के लिए एक ह्यूमन राइट्स का काम करेगा। और आज के ज़माने में ह्यूमन राइट्स बहुत प्रचलित हो गया है, जिसे कि स्टेटस ऑफ डिग्निटी माना जाता है। और स्टेटस ऑफ डिग्निटी के कारण हर आदमी ये जानना चाहता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमको किस तरह से अपने केसेस में सक्सीड होना है, या केसेस में हमको प्रभावशाली अपना इफ़ेक्ट डालना है कि हम सब चीज़ों को जानते रहें और सारे कानून के बारे में जानते रहें। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा कैरियर हुआ लॉ के क्षेत्र में 1968 से, जबकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं था, लॉ के क्षेत्र में कोई भी नहीं था। और मैं स्वयं एज एडवोकेट इनरोल हुआ 1968 में, और हमने एक चैम्बर ज्वाइन किया, वो था श्री के.सी. अग्रवाल एडवोकेट का चैम्बर। वो के.सी. अग्रवाल की वकालत अच्छी वकालत थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और अच्छा काम करते थे। और धीरे धीरे वो 1974 में वो हाई कोर्ट के जज हो गए। वो जिस पीरियड में हमने उनके साथ काम किया, वो उस पीरियड में हमने काफ़ी तजुर्बा हासिल किया कि वकालत में किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से सक्सीड हुआ जाता है, और किस तरह से हम लिटिगेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये सारे तजुर्बे के बाद 74 में हम अपने आप में सक्षम हो गए कि हम अब केस का, मौक्किल का केस खुद स्वयं लड़ सकते हैं। और इसी तरह से हम कामयाब होते रहे और काम बटोरते रहे किसी तरह से, जिससे कि हमको सबकी, क्लाइंट्स की सद्भावनाएं मिलती रहें और कोर्ट की सद्भावनाएं मिलती रहें। लिहाजा हमने धीरे धीरे अपना कार्य पूरा किया और वकालत के क्षेत्र में हमने अपना एक स्थान बनाया। बनाते मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहाँ कि मैं हाई कोर्ट के पास अपना वकालत स्टैंड कर सकूं, अपना ऑफिस बना सकूं। फिर धीरे सुस्ते मुझे एक रेंट पर जगह लेनी पड़ी, 25 रुपए के रेंट पर जगह लेनी पड़ी। और फिर मैंने अपना कैरियर वहीं से स्टार्ट किया और वहीं से शुरू किया। बाद में फिर उस जगह को मुझे 25,000 रुपये में मैंने सन 74-75 में ख़रीदा, और फिर ख़रीदने के बाद तब वहाँ पर 2 कमरे के मकान में शुरुआत की मैंने, एक में रहना, एक में ऑफिस। फिर धीरे सुस्ते मैं 2000 में जाके सीनियर एडवोकेट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही हो गया। और सीनियर एडवोकेट उस समय जज रेकमेंड किया करते थे, अब तो फॉर्म भरे जाते हैं, दुनिया भर के चक्कर हो जाते हैं। उस वक़्त जज रेकमेंड किया करते थे कि ये फलाने एडवोकेट माफिक हैं सीनियर एडवोकेट के। उसके बाद ही फिर मैं धीरे धीरे अपना वहीं पर काम करता रहा
और फिर जब ये उत्तराखंड बना तो मुझे वहाँ पर एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया और फिर वहीं पर एलिवेट कर दिया। ये मेरी वकालत की पूरी जर्नी रही, जिसको कि मैं 1968 से धीरे धीरे करता रहा। यही सबको, वकीलों को एक हम सजेशन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं इस बात का कि पेशेंस इस वकालत में के पेशे में बहुत ज़रूरी होती है। जो भी वकालत में आए उसको पेशेंस रखना पड़ता है, जिससे कि वो इधर उधर हो सकता है उसका मन बहल जाए कि अब प्रोफेशन छोड़ के आगे जाते हैं, इसमें पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में कायम रहना एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। सब चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। यही मेरा अनुभव है और यही मेरा नए विद्यार्थियों को, नए एडवोकेट्स को जो आते हैं प्रोफेशन में, उनको यही मेरी ट्रेनिंग है। सर बिल्कुल, आपने जिस तरीके से अपना जो है सवाल अभी जर्नी बताई, वो बहुत इंस्पायरिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एकदम से चाहते हैं कि एकदम से वो प्रोफेशन में आए और एकदम से उनके जो है तारे सितारे चमक जाएं और एकदम से वो बहुत बड़ा नाम अपना कमा लें। लेकिन सर की जर्नी से हमको ये समझ में आता है कि एकदम से कुछ भी नहीं होता। सर ने खुद बताया कि किस तरीके से 2 कमरे का मकान लिया, एक में वो रहते थे और एक में वो जो है अपना ऑफिस चलाते थे। सर आपने इतने सारे केसेस, आप वकील के तौर में भी अपीयर हुए होंगे और उसके बाद जो है एज अ जज भी आपने इतने सारे केस डील करे। एक जजेस के बारे में कहावत कही जाती है, बहुत प्रचलित है लीगल फील्ड में, 2 वकीलों के पक्ष होते हैं और एक जज होता है। जज हमेशा ट्रायल पर होता है पूरे केस में। जज को पता होता है पहले दिन से कि इस केस में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे ट्रायल में रुकता है, सबको सुनता है और उसके बाद लॉ के माध्यम से जो है फैसला देता है। सर कोई ऐसा केस याद आता है आपको अपने पूरे करियर में जहां पे आपको ये लगा हो केस के आखिरी में कि न्याय सच में जीत गया आज? न्याय की परिभाषा बहुत डीप है, जिसको कहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंस जज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस वकील के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए आवश्यकता है। तो जब जज पेशेंस रखता है, ढंग से सुनता है और दोनों पार्टीज़ को सुनता है, तो उसमें बहुत से चीज़ें निकलती हैं जो कि बाद में भी वो काम आती हैं। एक मुझे किस्सा याद आता है कि एक कोई जर्मन या नाइजीरियन हस्बैंड वाइफ थे। वो जर्नी पर आए हुए थे, उत्तराखंड की जर्नी पर आए हुए थे और किसी टी स्टॉल में बैठकर वो चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते उनको वहाँ पर कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि आपके पास, आपके खिलाफ वारंट है। तो उन्होंने, किस चीज़ का वारंट है? हम तो परदेशी हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं है। तो वो किसी की षड्यंत्र थी, किसी षड्यंत्र से कारण उसके पास गांजा भांग रख दिया गया था और उस गांजे भांग को उसने रिकवर करके, कि हाथ रिकवर हुआ है, उस आदमी को जेल में फंसा दिया गया। जब मेरे पास रिकॉर्ड आया, मैंने देखा कि इसका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है, इसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है और जेल में पड़ा हुआ है। तो मेरे को अंदर से ये कहानी लगी कि जैसे कि सब बिल्कुल एक रची हुई कहानी लग रही है। सारा एविडेंस देखा गया। एविडेंस में उसने साफ कहा था कि मैं कभी कोई चीज़ ऐसी लाया नहीं, कोई चीज़ हमने देखा नहीं, हम तो टी स्टॉल में बैठकर सिर्फ चाय पी रहे थे और वहाँ इन लोगों ने आके कहा कि आपके पास गांजा भांग है। हमारे पास, मैंने गांजा भांग का नाम भी नहीं सुना था, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है। इस तरह का बयान देखा गया और जब अथॉरिटीज़ के बयान देखे गए जिसने पुलिस वाले ने लाए थे, तो वो भी संदिग्ध लगा।
संदिग्ध इस सेंस से लगा कि उन्हें यही नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ से आया, किस तरह से बैठा है, क्या है, और वो कहाँ से गाजा भांग एकदम से आ जाएगा। फिर हम लोगों की बेंच थी, हम लोगों को उसको कन्विक्शन मैंने सेटिसाइड किया उसका, और कन्विक्शन सेटिसाइड करके उसका वीज़ा रिलीज़ कराया, और रिलीज़ करा के डायरेक्शन दिया कि इसका वीज़ा की कार्यवाही की जाए अप्लाई करने पर। इनके पासपोर्ट उसका जो जब्त था उसको रिलीज़ कराया। तो हमको अंदर से बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि जैसे हमने कोई बड़ा अच्छा काम किया है कि किसी गरीब आदमी को। नहीं तो जनरली क्या होता है, अपील जैसे आई थी उसकी, तो जज लोग बड़ी जल्दी जल्दीबाजी में रहते हैं, घर से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, कोई जाना है, ये काम करना है, वो अरे भाई क्या है क्या है क्या है क्या है, जल्दी किया, और कहा नहीं, नो केस इज मेड आउट, डिसमिस 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 डिसमिस। कहानी ये होती है जनरली, जो मैंने हाई कोर्ट की भी देखी है, सबकी देखी है। तो हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमने डीपर में जाके उसकी स्टडी करी, सब करी, और फिर उसको हमने न्याय दिलाया। तो इस तरह से पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत ज़रूरी ये होती है कि चीज़ों को समझना और दोनों पार्टीज़ को सुनना, उसके बाद तब निर्णय लेना कि क्या हो सकता है सही और क्या गलत हो सकता है। जी सर। तो जैसे आपने अभी अपनी स्टोरी बताई कि आपने ऐसे उनको न्याय दिलाया, आम जनता के दिल में एक कोर्ट शब्द सुनते ही एक डर आ जाता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर, बहुत परेशानी, और ये एक परसेप्शन बन गई है आम आदमी की ज़िंदगी में। तो आपके हिसाब से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो ये परसेप्शन चेंज कर सकें हम आम लोगों के दिल से? परसेप्शन यही है कि उनको एक लीगल नॉलेज होनी चाहिए जनता को, जी। और वो लीगल नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ का दरवाज़ा खटखटाना है और क्या करना है। आजकल के ज़माने में न लायर्स पढ़ते हैं और न मौक्किल पढ़ते हैं। जब लायर्स ही नहीं पढ़ेंगे तो उनको बताएंगे क्या। जी सर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे सीपीसी में अभी एक नया अमेंडमेंट आया है, ऑर्डर 10 रूल 1A। जी। उसमें ये दिया गया है कि जब मुकदमा शुरू होता है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको, मौक्किल को, ये सलाह दे कि आपके पास 4 स्टेप्स मौजूद हैं, आप जो 4 स्टेप्स में जो भी करना चाहें वो जा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको सहायता नहीं मिलती है, कोई आपको वहाँ से कोई निर्णय नहीं आता है, तब आप कोर्ट में मुकदमे में जाएं। वो 4 स्टेप्स उन्होंने ऑर्डर 10 रूल 1A के मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑर्डर 10 रूल 1A ये आया है 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जी। न वकील को मालूम, न क्लाइंट को मालूम, न किसी को मालूम। After recording the admissions and denials, the court shall direct the parties to the suit to opt, word है opt, ओह! यस सर। either mode of the settlement outside the court as specified in subsection 1 of section 89. On the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum or authority as may be opted by the parties. अब आप देखिए सेक्शन 89 में जो मोड दिए हुए हैं वो है, where it appears to the court that there are exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations, and after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the terms for the settlement. Number 1 arbitration, number 2 conciliation, number 3 judicial settlement इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, चौथा मीडिएशन। ये 4 स्टेप्स हैं।
कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको बताए कि 4 स्टेप्स है आपके पास, अगर आपको अवेल करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो फिर हम केस प्रोसीड करेंगे। अब जैसे आर्बिट्रेशन है नंबर 1, इट प्रोसीड्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। नंबर 2 कंसिलिएशन है, कंसिलिएशन सेक्शन 30 में गवर्न होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से। नंबर 3 जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूड लोक अदालत। लोक अदालत डील होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट से। मीडिएशन डील होता है अंडर द मीडिएशन एक्ट जो 2023 का नया आया हुआ है, उससे डील होता है, जिसको कि आजकल जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं वो बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं कि मीडिएशन सबका अधिकार है, पहले मीडिएशन में जाए उसके बाद तब लिटिगेशन में जाए। सर हमारे आखिरी के 2 सवाल और रहेंगे आपसे बस। एक सवाल तो सर, एक आजकल जो है कोविड के बाद से एक डिजिटल प्रोसीडिंग्स का कोर्ट में चालू हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजीज का लॉ फील्ड में आना, खासकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आना, ये कितना फायदेमंद है हमारे लीगल सिस्टम को, और अगर आपको नुकसान भी लगते हो तो अभी आप बता सकते हैं। और सर आखिरी में, नए जो बच्चे आजकल आ रहे हैं उनमें आप क्या कमी देख रहे हैं कि क्या कमियां हैं नए बच्चों में, और क्या उन लोगों को आगे जाके सक्सेस होना है? पहले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, ना किसी को पेशेंस है, ना किसी को ये समझ में आता है कि लीगल नॉलेज क्या होती है, ना कोई किताब पढ़ता है, ना कोई जर्नल पढ़ता है। तो बड़ी एक ऐसी इस सिचुएशन आ गई है कि जूनियर लॉयर्स किताब खोल के देखना नहीं चाहते, सिवाय डिजिटल उस पर खोला देखा। अभी हाई कोर्ट में एक किस्सा हुआ था जिसमें कि क्वेश्चन कोई पूछा जज ने, तो उन्होंने मोबाइल अपना दावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जवाब देने के लिए, उनका मोबाइल भी जब्त हो गया और उनको डांट भी अलग पड़ी। ये हो गया है क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखने का। ये सब तो बर्बादी के कारण हो गए हैं। किसी को न नॉलेज होती है, न बुकिश नॉलेज होती है, AIR नहीं कोई पढ़ता, SCC नहीं पढ़ता, ये सब बातें हैं उसको। और सर वर्चुअल हियरिंग के ऊपर आपका क्या टेक है कि जो अब वर्चुअल हियरिंग होने लग गई है, अब कोर्ट नहीं जाना पड़ता, घर बैठे अपने लोग क्लाइंट जो पकड़ लेते हैं और अपने ऑफिस से ही हियरिंग करते हैं? वो सब गलत बात है। कोर्ट नहीं जाएगा तो आदमी के जुबान से बहस नहीं निकलती है, कोर्ट का कपड़ा नहीं पहनेगा तो बात निकलती नहीं है। कोर्ट की लीगल नॉलेज तभी आती है जबकि कोर्ट में बहस करे, प्रॉपर ड्रेस में हो और प्रॉपर पढ़ के आए, ये होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। थैंक यू सर। तो ये रहे हमारे साथ पहले एपिसोड में न्यायमूर्ति उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और पूर्व न्यायाधीश ही नहीं बल्कि आज के फील्ड में भी सर की आप एक्सपीरियंस पे जाइए कि आज भी हम लोग लगातार देखते हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट पता चले, शाम को सर जो है वो देहरादून में है, किसी और कोर्ट में बैठे हुए हैं, कल पता चले कि नैनीताल में किसी लोक अदालत में बैठे हुए हैं। तो आज इस एज पर भी सर आप इतने एक्टिव हैं और हमारे एक कहने पर आप स्टूडेंट्स के बीच में आए, तो आपका आना हमेशा इंस्पिरेशन रहता है। आगे भी इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे आते रहिए। तो इस पहले एपिसोड से इतना ही। मुझे आदित्य शर्मा को, और मेरा नाम है रौनक कुमार सिंह, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी आपने देखा वो था हमारे पॉडकास्ट सीरीज का पहला एपिसोड। तो पहले एपिसोड में हमारे साथ जस्टिस टंडन मौजूद रहे, और पहले ही एपिसोड में इतना ज्ञान और इतना अनुभवी व्यक्तित्व आना, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय भी था, और एक अपने आप में हम लोगों को एक ऐसा लगा कि हमने कुछ पहले एपिसोड में आप लोगों के लिए कुछ करके दिया है, आप लोगों तक एक अनुभव पहुंचाया है। तो अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो जुड़े रहिए लॉ वर्स के साथ, क्योंकि आने वाले समय में और भी धमाल और भी अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोगों ने आप लोगों के लिए रख रखा है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बने रहिए लॉ वर्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।